हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम आईक्यू की डेली रोज करंट अफेयर्स की क्लासेस में। यहाँ हम चर्चा करते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, पैट, आरओएआरओ और इसी तरह की जो अन्य परीक्षाएं हैं जिनमें समसामयिक घटनाक्रम जो है महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और उसके लिए काफी महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स डेली आपके लिए लेकर आते हैं। छोटा छोटा टुकड़ों में अगर आप करंट अफेयर्स तैयार करेंगे तो आप जो है लगातार टच में रहेंगे और आप अच्छे से जो है करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है हमारा और काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम को किस आधार पर रद्द किया है। तो अभी जो है ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द किया गया है। तो ये किस आधार पर किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 14 और 21 का जो उल्लंघन है इसके लिए जो है किया गया है। ये आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लीजिए और कुछ मुख्य पॉइंट हैं उनको देख लीजिए। EIA नोटिफिकेशन 2006 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है 1986 में पारित हुआ था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं कि क्या है कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के अनुसार व्यक्तिगत अपराधियों के लिए अधिकतम सजा का क्या प्रावधान रखा गया है। अभी आपने देखा है कि जंतर मंतर पर एक आंदोलन हुआ है और नीट जो है, नीट का जो पेपर हुआ था ये काफी चर्चा में रहा है क्योंकि ये पेपर लीक हो चुका था। तो इस वजह से जो है सरकार जो है इसको लेकर काफी सजग है इस समय और एक कानून बनाती है जो उसमें अमेंडमेंट करती है यानी कि संशोधन करती है। और क्या संशोधन करती है इसमें? करती है 5 से 10 वर्ष तक की कैद और 50 लाख का जुर्माना जो है व्यक्तिगत रूप से अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है पेपर लीक की, तो उसको 5 से 10 वर्ष की कैद होगी और 50 लाख तक का उसको जुर्माना देना होगा। और अगर हम बात करें संगठित माफिया के लिए क्या है, तो ये न्यूनतम 7 वर्ष की कैद है और 10 करोड़ तक का जुर्माना है। संगठन अगर किसी भी तरह का इस तरह का हरकत करता है, काम करता है। जांच जो है 2 माह में तथा ट्रायल 3 माह में पूरा करने का इसमें प्रावधान लिया गया है और ये लोकसभा से 29 जुलाई को और राज्यसभा से 30 जुलाई को पारित कर दिया गया है। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको देख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, पिछली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। देखते हैं, वंदे वंदे मातरम संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये देखना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में वही कानूनी संरक्षण देना जो राष्ट्रगान को मिला हुआ है। जो राष्ट्रगान को संरक्षण मिला हुआ है वही जो है वंदे मातरम गीत को भी कानूनी संरक्षण देना है। और अगर हम देखें तो ये जो विधेयक है लोकसभा और राज्यसभा ने जो है विधेयक को पारित कर दिया है और उद्देश्य आपको मैंने बता ही दिया है। और मूल जो अधिनियम है इसका, तो किसके अंतर्गत जो संशोधन किया गया है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 1971, इसके अंतर्गत जो है संशोधन किया गया है। और अगर हम देखें तो इसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना बाकी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है तो ये जो है कानून बन जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें कुछ फैक्ट हैं इन पे आप जो है नजर डाल लीजिए। नेक्स्ट है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध का जो मुख्य कारण था वह क्या था। तो छात्रों के विरोध का मुख्य कारण क्या है ये तो आप सबको पता ही है, आप लोगों ने अच्छे से देखा है। तो ये है अनियमितताएं और पेपर लीक की जो आशंका है, ये मुख्य कारण था। और सरकार ने जो अभी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा भी ले लिया है और ये सब चीजें लगातार चर्चा में रही हैं, तो इस पे आप नजर बनाकर रखिए। नेक्स्ट है, सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में कितने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तो ये कितने आरोपियों के खिलाफ की है? 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जो है दाखिल कर दी गई है। ये है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप जो है इस पर स्टार लगा सकते हैं। कावेरी वाटर मैनेजमेंट एक्ट ने कर्नाटक को प्रतिदिन कितना 15 दिन तक तमिलनाडु को छोड़ने का आदेश दिया है। तो ये कितना जो है जल छोड़ने का आदेश दिया है? तो ये दिया है 3500 क्यूसेक। 3500 क्यूसेक। अगर हम देखें तो कर्नाटक को 29 जुलाई 2026 से 15 दिनों तक प्रतिदिन 3500 क्यूसेक जो है पानी छोड़ना होगा और कुल लगभग 4 टीएमसी पानी तमिलनाडु को मिलेगा। पृष्ठभूमि अगर हम देखें इसकी, तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के मध्य है। ये जो पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आप जो है इसको याद रखिए। और अगर हम बात करें कावेरी जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 2018 में हुआ है। किसके अंतर्गत हुआ है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रेल मंत्रालय ने वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का ट्रायल किस कॉरिडोर पर शुरू किया है? तो ये किस पर किया है? ये किया है किस पर? लखनऊ कानपुर कॉरिडोर पर। काफी महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत फ्रेट ईएमयू ट्रायल जो है लखनऊ कानपुर कॉरिडोर पर शुरू किया है। ये देश का पहला फ्रेट ईएमयू है। इंजन रहित यानी कि इंजन लेस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है ये।
और इसकी उच्च गति कितनी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक रेक में 4 टन तक माल ढुलाई की क्षमता है इसके अंदर, और लागत में कमी और बचत की वजह जो है इसका लक्ष्य है, और मेक इन इंडिया के तहत इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर डे 2026 कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 29 जुलाई को मनाया गया है, 29 जुलाई को। अगर हम इसके कुछ तथ्य देखें तो इसकी थीम क्या रखी गई है? बाघों के लिए स्थान बनाएं, मेक स्पेस फॉर टाइगर्स, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिए इसको। और बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्राकृतिक आवास सुरक्षित करना इसका मूल उद्देश्य है। बाघों की संख्या की बात करें तो 2022 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है 3682 जो है बाघ हैं। और भारत में ग्लोबल टाइगर डे कार्यक्रम का आयोजन जो है कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में नेशनल जूलॉजिकल पार्क में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973, महत्वपूर्ण है, याद रख कर लीजिए इसको, अच्छे से स्टार लगा लीजिए। तो कहीं-कहीं पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो स्टैटिक हैं उनको भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, असम में वर्तमान बाढ़ स्थिति जुलाई 2026 से कितने जिले प्रभावित हुए हैं? तो ये जिले कितने हैं प्रभावित हुए हैं? 22 जुलाई। असम में जो है लगातार जो बारिश की वजह से अत्यधिक बाढ़ की समस्या देखी जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां बराक आदि में जो है इस समय काफी उफान पर हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बाढ़ की समस्या बनी हुई है। देख देते हैं कि केंद्र सरकार ने E20 पेट्रोल कार्यक्रम को कब से पूरे देश में लागू किया है? तो ये कब से किया था इन्होंने लागू? 1 जुलाई 2026 से लागू कर दिया था। और अगर हम बात करें तो E20 में 20% क्या होता है? एथेनॉल होता है, और 80% होता है पेट्रोल। उद्देश्य क्या था इसका? कि आयातित क्रूड पर निर्भरता कम करना इसका उद्देश्य था, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और इथेनॉल का जो उत्पादन है किससे होता है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। गन्ना, मक्का एंड जैव फीड स्टॉक से जो है इसका उत्पादन किया जाता है। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। और लाभ क्या है? प्रदूषण में कमी, किसानों को लाभ, विदेशी मुद्रा की बचत। E20 जो है इस समय चर्चा में है, तो इसलिए आपको ये प्रश्न देख लेना है। देख लेते हैं कि भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट समुद्री पुल है, ये कहाँ पर बना है? ये बना है चेन्नई में। तो देखते हैं भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट समुद्री पुल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके, देख लेते हैं कि भारत के पहले ऊर्ध्वाधर लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया है कब? 31 जुलाई को। और ये पुल जो है न्यू पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? न्यू पंबन ब्रिज। अगर हम इसकी बात करें तो ये पंबन द्वीप रामेश्वर को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ रहा है, और इसकी लंबाई है 2.08 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डिजाइन और विशेषता इसकी क्या है कि 72.5 मीटर ऊंचा उठने वाला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट है, और इस पर बड़े जहाजों की आवाजाही के लिए। देखिए यहाँ पर ये आप ब्रिज देख रहे हैं, इसको क्या करते हैं कि जब कोई बड़ा जहाज आता है तो इसको ऊपर उठा देते हैं इस तरह से। जब इसको ऊपर उठा देंगे जहाज जो है निकल जाएगा, उसके बाद फिर इसको नीचे ले आते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। और इसका निर्माण कौन सी एजेंसी ने किया है? रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने किया है, और लागत इसकी 550 करोड़ रुपए थी। ये पुल जो है तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में स्थित है। ये जो है पॉइंट है, ये सभी काफी महत्वपूर्ण हैं, आप इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन AI इंडिया के तहत कितने महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है? तो कितने महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनकी पहचान की गई है? 7 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, गतिशीलता, वित्तीय सेवाएं, जल संसाधन, ये जो है 7 विषय हैं। देख लेते हैं कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन को मंजूरी दी है, यानी कि इंडिया AI को मंजूरी दे दी है। उद्देश्य क्या है कि AI नवाचार को बढ़ावा देना और भारत को AI में वैश्विक नेतृत्व जो है दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 7 प्रमुख क्षेत्र मैंने अभी आपको बताए हैं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट सिटी और गतिशीलता, वित्तीय सेवाएं, जल संसाधन, इसके 7 विषय हैं। और कुल परिव्यय पर कितना किया जाएगा? 10,300 करोड़ रुपए। अवधि 5 वर्ष के लिए है, और कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? DIC यानी कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। और ये मिशन जो है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में सहायक होगा। देख सकते हैं WMO की स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट की संस्था द्वारा जो है जारी की गई है। ये जारी की गई है WMO के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा जारी की गई है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये रिपोर्ट कब जारी की गई थी? जून 2025 में। फिर आखिर अभी क्यों चर्चा में है? ऐसा है क्योंकि यहाँ पर जो है कई राज्यों में रिकॉर्ड जो है हीट वेव, बाढ़, सूखा और अन्य जो चरम मौसमी घटनाएं हैं उनको देखा जा रहा है। इस वजह से ये रिपोर्ट चर्चा में है। और इसमें क्या हुआ है कि जो नीति निर्माता है उन्होंने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए क्या कहा है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, इसलिए ये रिपोर्ट जो है अभी चर्चा में रही है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप उनको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव ध्रुव पर जल के अणु
इसके बारे में अभी खोज की गई है और किसने खोज की है? नासा ने की है। तो ये हाल ही में किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल के अणुओं की खोज की पुष्टि की है? तो ये किसने की है? नासा ने की है। कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं कि मिशन का नाम क्या था इसमें? लूनार ट्राइबुलाइजर जो इसका नाम था, और मिशन जो है एजेंसी है नासा की है। उद्देश्य क्या था कि चंद्रमा पर जल वितरण का उच्च रिजोल्यूशन मानचित्रण तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव ध्रुव जो है स्थायी छाया वाले क्षेत्र के क्रेटरों में जल के अणु यानी कि H2O की पुष्टि की गई है। और किसने की है? नासा ने की है। तो इस तरह से, और अगर हम देखें तो इसका महत्व क्या निकलता है कि भविष्य के मानव मिशन चंद्र आधार यानी कि मून बेस और इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये चीज आप देख लेते हैं, देख लीजिए। और नासा के लूनार ट्रेविलाइजर मिशन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर खोज की है। और ये जो है खोज चंद्र अभियान और भविष्य के मानवों मिशनों के लिए काफी महत्व रखेगी। तो इसलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण खोज है। और जल की उपलब्धता चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है बनकर उभरेगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्टेट स्पेसिफिक करंट हैं जो चर्चा में हैं, उनको देख लेते हैं। हाल ही में अभी बांकीपुर विधानसभा चुनाव हुआ है, और ये चुनाव जो है कहाँ? पटना पटना के बांकीपुर में हुआ है। तो यहाँ जो है इसको देख लेते हैं। अभी जो है इसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है कौन जीता है, तो आगे जैसे ही अगर कोई रिजल्ट आता है उसके बारे में अपडेट दे दिया जाएगा। बिहार जो है इसकी राजधानी पटना है, 243 विधानसभा सीटें हैं। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं ये हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, चार धाम यात्रा प्रभावित हुई है अभी, और ये क्यों प्रभावित हुई है? ये हुई है भारी बारिश और भूस्खलन के कारण काफी प्रभावित हुई है। भारी बारिश हुई है और जो पहाड़ों जो होते हैं उनसे भूस्खलन हुआ है, उसकी वजह से चार धाम यात्रा प्रभावित हुई है। उत्तराखंड में जो है इस समय गौरी कुंड के पास भूस्खलन हुआ है, जिससे केदारनाथ यात्रा जो मार्ग है वो बंद हो चुका है, बाधित हो चुका है। तो चार धाम जो है, चार धाम जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन सबको मिलाकर चार धाम कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो है काफी अच्छे से यहाँ पर प्रबंधन कर रहे हैं और काफी मेहनत से लगे हुए हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें क्या किया गया है कि शहरी जो बाढ़ है उसकी समस्या के निदान हेतु इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। प्रश्न क्या बन सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य से 24 स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो किस उद्देश्य की है? ये की है शहरी बाढ़ यानी कि अर्बन फ्लडिंग की समस्या के समाधान हेतु। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 16 नगर निगमों में 24 स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। लाभान्वित नगर कौन कौन से होंगे? इसमें देखिए 16 जो हैं ये लाभान्वित हैं। इनमें जैसे कि लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा आदि जो हैं ये जो हैं लाभान्वित होंगे। और ये जो है ये यूपी पीसीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ सबको पता है। नगर निगम जिनमें परियोजना लागू होंगी 16 नगर निगम है। और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट कितना? 24 है। और प्रोजेक्ट का उद्देश्य आपको बता ही दिया है कि शहरी बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी व्यवस्था में सुधार। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। उत्तराखंड से एक जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नंबर एक तो इसकी राजधानी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजधानी देहरादून शीतकालीन राजधानी रहती है, और गैरसैंण जो है ग्रीष्म में यानी कि गर्मियों में गैरसैंण राजधानी होती है, और सर्दियों में जो होती है देहरादून राजधानी बनाया जाता है। राज्य का गठन कब हुआ? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके, यूपी से अलग करके क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया। और ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो है हमारी 31 तारीख की करंट अफेयर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू।